लास्ट क्लास में हमने देखा कि एनर्जी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन जानी और वर्क से कैसे रिलेटेड होती है एनर्जी, ये बात पढ़ी हमने। मैंने आपको उसमें एक बात बोली कि जो वर्क होता है वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट में हम वर्क करते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी की फॉर्म में उसके अंदर स्टोर हो जाता है। तो इसी बात का प्रूफ है ये वर्क एनर्जी थ्योरम। हमने दो टाइप के फोर्स पढ़े थे, एक कांस्टेंट फोर्स और एक वेरिएबल फोर्स। इस लेक्चर में हम वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर बोथ द फोर्सेस देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या कहती है ये थ्योरम। सो हे, माय नेम इज अक्षित एंड यू आर वाचिंग ASP ए मोमेंट विद साइंस। वर्क एनर्जी थ्योरम की डेफिनेशन ये कहती है कि इट स्टेट्स दैट द वर्क डन बाय द नेट फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, कितना नेट फोर्स यानी कि ओवरऑल फोर्स कितना लग रहा है, वो किसके इक्वल होगा? इट इज इक्वल टू द चेंज प्रोड्यूस्ड इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। उस ऑब्जेक्ट में, उस बॉडी में उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया है उसके इक्वल होगा वर्क डन। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग में अगर वो वेलोसिटी u से मूव कर रही है और बाद में हमने कुछ उसके ऊपर काम किया यानी कि फोर्स लगाया, बाद में वो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी v से मूव कर रही है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास पढ़ा था, क्या? हाफ mv², यानी कि हाफ m, इस केस में क्या होगी? हाफ mu², यानी कि वेलोसिटी u है जो यहाँ पे होगी, जो नेक्स्ट केस में वेलोसिटी होगी यानी कि यहाँ पे वो कितनी हो जाएगी? v, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ mv², यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये, फाइनल ये। तो डेफिनेशन ये कहती है कि जो वर्क किया ना हमने, इसके ऊपर फोर्स लगा के जो वर्क किया वो किसके इक्वल होगा? वर्क डन होगा k फाइनल माइनस k इनिशियल, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया। चेंज आया यानी कि जो फाइनल थी वो इनिशियल से कितनी कम या ज़्यादा है, ये किसके इक्वल होगा? वर्क डन के इक्वल। तो चलिए जानते हैं कि कांस्टेंट फोर्स के केस में ये चीज़ कैसे कैलकुलेट होती है। तो हमने मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ठीक है। इनिशियली वो u की स्पीड से, यानी कि u क्या होगी? उसकी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी u की स्पीड से वो मूव कर रही है। हमने उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया F, जिस फोर्स के अप्लाई करने से उसके अंदर एक एक्सेलरेशन आई a, और एक्सेलरेशन की वजह से, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि जो पहले वेलोसिटी थी उसके बाद चेंज हो गई उसकी वेलोसिटी। मान लिया कि कोई उसकी फाइनल वेलोसिटी v आ गई। अब ये पूरा सिस्टम हमने अपनी तरफ से माना है, ठीक है। तो हमने क्या देखा? ये सारी ऑब्जेक्ट मान ली। अब न्यूटन की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। यानी कि अब इस केस में हमने क्या किया? दोनों साइड को हमने 1/2m से 1/2m यानी कि m/2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। उससे क्या फ़ायदा मिलेगा? इस साइड करवाओ 1/2m इंटू v² माइनस 1/2m इंटू u²। इस साइड क्या हो जाएगा? 1/2m इंटू 2as, ये आ जाएगा। अब ये जो चीज़ है ये फाइनल वेलोसिटी है, और हाफ m इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? फाइनल वेलोसिटी है, तो ये फाइनल वाली काइनेटिक एनर्जी माइनस ये कौन सी हो जाएगी? इनिशियल वाली काइनेटिक एनर्जी। अभी बताया है ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये इनिशियल, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। इस साइड क्या आ जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, ma इंटू s। अब ma क्या होता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स F इक्वल टू m में पढ़ा है ना, तो ये क्या आ जाएगा? F इंटू में s। अब यहाँ से ध्यान से देखो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये किसके इक्वल होता है? वर्क डन के इक्वल। फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है, ये किसके इक्वल आ जाएगा? वर्क डन के इक्वल। तो इससे हमें यहाँ से क्या चीज़ पता लगी? जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है? काइनेटिक, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और यही चीज़ ये हमने पढ़ी थी कैसे? वर्क एनर्जी थ्योरम की डेफिनेशन में, क्या कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। क्लियर है? अब हम देखते हैं सेकंड केस, यानी कि जो वेरिएबल फोर्स के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम वेरिएबल फोर्स के केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं। पिछले लेक्चर में जब हमने काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला कैलकुलेट किया वर्क डन से, तो हमने इंटीग्रेशन का यूज़ किया था।
तो कुछ बिल्कुल सेम वैसे ही रहने वाली है ये पूरी थ्योरम, बस उसमें क्या था, हमने इनिशियल जो वेलोसिटी ली थी वो 0 ली थी, इसमें इनिशियली u ले लेंगे और फाइनली v ले लेंगे, बिल्कुल सारा सेम चलेगा। देखो वेरिएबल जो केस होते हैं ना, वेरिएबल केस में हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू है वो वेरी करती है, तो ऐसे में हम डायरेक्ट वर्क डन नहीं निकाल सकते। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो छोटा केस होता है, मान लिया एक ऑब्जेक्ट है, हमने उसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगाया, स्मॉल फोर्स, जिसकी वजह से उसके अंदर एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुई ds, ये है छोटा सा हिस्सा, हमें निकालना है जो कंप्लीट फोर्स लगा पूरे सिस्टम पे वो निकालना है और उसकी वजह से वर्क डन निकालना है। तो करते कैसे हैं, छोटा सा हिस्सा उठाओ और पूरे को इंटीग्रेट कर दो, यानी कि पूरे को जोड़ दो। ऐसे करके हम वेरिंग जो चीज़ें होती हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। अब देखो इसके केस में क्या होगा, हमने मान लिया कोई भी ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से मूव कर रही थी, ठीक है, फोर्स लगाने के बाद वो किससे मूव करने लग गई, v वेलोसिटी से, यानी कि इनिशियल u और फाइनल v। अब देखो अगर छोटा सा फोर्स लगा है और थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट हुई है तो वर्क डन भी स्मॉल होगा। हमने मान लिया dw कोई भी वर्क डन हुआ है, क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विद कोस थीटा। अब हमने माना कि इस डायरेक्शन में फोर्स है और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है, 0। अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो यहाँ से dw की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f इंटू ds, ये कोस 0 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, dw से w की तरफ जाना है, यानी कि स्मॉल वर्क से कंप्लीट वर्क की तरफ जाना है, तो ऐसे में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dw, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, f इंटू ds, ठीक है। अब इससे पहले ये जो फोर्स है, फोर्स को क्या हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में लिख सकते हैं, क्या हमारे पास ऐसी कोई इक्वेशन दी हुई है फोर्स की जो डिस्प्लेसमेंट की रिस्पेक्ट में हो, डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में हो, तो ऐसे इंटीग्रेशन ऐसे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। डिस्प्लेस, यहाँ से हम फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, पहले देखो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, पहले ये डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं होगा, कैसे करेंगे, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में किया था, कैसे, फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, dv/dt, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से ये fds कितना आ जाएगा, fds जब हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, मास इंटू dv/dt इंटू ds, ये आ गया। अब फिर से वही केस क्या करना है, हमने ds/dt को उठा लो, कितना आ जाएगा, m इंटू ds/dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वेलोसिटी इंटू dv, ये किसके इक्वल आ जाएगा, वर्क के, यानी कि यहाँ से क्या चीज़ आ गई हमारे पास, जो dw की वैल्यू आ गई वो क्या लिख सकते हैं, m इंटू v इंटू dv। अब देखो एक v का फंक्शन आ गया विद रिस्पेक्ट टू dv, तो इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन से पहले हमें एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, क्या हमारे पास लिमिट्स दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है। वो क्या है, पहले जो वेलोसिटी थी वो u थी और बाद में कितनी हो गई, v, यानी कि हम लगा सकते हैं u से v। अब चाहो तो इस साइड भी लगा सकते हो, वर्क डन कैलकुलेट करना है 0 से w, ऐसा भी हो सकता है, क्लियर है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो dw का इंटीग्रेशन वो w आ जाएगा, अपर माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो भी w माइनस 0 वो w के इक्वल आ जाएगा। इस साइड m कांस्टेंट है, m को बाहर ले लिया, v dv, v का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dv क्या होता है, पावर में एक ऐड करो और उसी से ही डिवाइड, v की पावर क्या है 1, तो 1 में एक ऐड यानी कि 2 और उसी से ही डिवाइड, v स्क्वायर क्या हो जाएगा, u और v, ये इनिशियल और फाइनल लिमिट्स। इसके बाद क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो w की वैल्यू वो क्या आएगी, m इंटू ये जो अंदर है इसके अंदर लिमिट रखेंगे, कैसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि v की जगह पहले v रखो, v स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट, पहले लोअर लिमिट 0 थी हमारे पिछले केस में, इस बार u है तो v की जगह इस बार u रखेंगे, यानी कि u स्क्वायर बाई 2, क्लियर है। इसको अलग अलग लिख दो, 1/2 को बाहर निकाल लिया, 1/2 इंटू m, ये कितना आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू m इंटू यू स्क्वायर, इसको m को मल्टीप्लाई करवा दो अंदर। अब ये भी बड़ा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, k फाइनल, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, k इनिशियल, और ये किसके इक्वल है, सारा वर्क डन के इक्वल। और यहाँ से हमारे पास फिर से क्या आ गई, वर्क एनर्जी थ्योरम।
ये कैलकुलस के यूज करके, इंटीग्रेशन का यूज करके हमने वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम निकाल ली। तो क्लियर है क्या होती है वर्क एनर्जी थ्योरम? क्या कहती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हमने कोई फोर्स लगाया और उसके अंदर मूवमेंट हुई, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया ना, वो किस चीज को शो करेगा? कितना हमने उसके ऊपर वर्क किया है, वर्क डन के इक्वल होगा वो। ठीक है, अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी आती है। वो क्या आती है देखो, अब जो बुक्स होती हैं उनमें ये एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ होता है, तो इसको ध्यान से समझना। देखो मान लिया ये डस्टर है, इसकी वेलोसिटी कितनी है इस टाइम पे? 0, ये बिल्कुल रेस्ट पे है। मैंने इसके ऊपर कुछ वर्क किया। क्या वर्क किया? मैं इसको उठा के इस पोजीशन पे ले आया। ठीक है, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी थी? 0 वेलोसिटी, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी? 0। मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आया, फाइनली मैंने इसके यहाँ पे ला के रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है इस टाइम पे? 0, यानी कि इस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। यहाँ पे भी 0 काइनेटिक एनर्जी थी और यहाँ पे लाने के बाद भी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया वो ही वर्क डन होता है। यानी कि मैंने इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज लाया? पहले 0, अब 0, चेंज कितना आया? 0 का। यानी कि जो मेरा वर्क डन है वो 0 है। क्या ऐसा पॉसिबल है? वर्क की क्या डेफिनेशन होती है? हम फोर्स लगाएं और उसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट हो। क्या ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। मैंने इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया, ऊपर खींचा और इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुई, यहाँ से यहाँ पे आया, तो मेरे हिसाब से तो कुछ वर्क हुआ है। लेकिन ये थ्योरम कहती है कि वर्क डन कितना हो गया? 0। तो ये इस कॉन्ट्रडिक्शन को समझने के लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो थ्योरम होती है ना, वो ऐसे केस के लिए मानते हैं हम जहाँ पे जो वर्क डन होता है वो प्योरली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए ही होता है। यानी कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, तो उस पूरे वर्क से सिर्फ और सिर्फ उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी कुछ फ़र्क नहीं होना चाहिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी पे। लेकिन इस केस में क्या हुआ है? मैंने इसको यहाँ से यहाँ पे उठाया, इसकी पोजीशन में चेंज किया, जो कि क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी हो गया। काइनेटिक एनर्जी कल बताया था ना, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के हिसाब से होती है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोजीशन के हिसाब से। आए बात समझ में? यानी कि ऐसा सिस्टम लेके चलते हैं जहाँ पे जितना वर्क करो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाए, तब ये डेफिनेशन जो ये थ्योरम है ये प्योरली फॉलो होती है। क्लियर है? तो इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखो मान लिया कोई भी एक छोटा सा बच्चा है, वो साइकिल चला रहा है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, मान लिया कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि जो किस स्पीड से मूव कर रहा है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी आ गई वो कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकेंड। मान लिया जो बच्चे का मास है, यानी कि स्मॉल m मान लेते हैं, वो है 20 kg। ठीक है, साइकिल का मास हमने मान लिया कैपिटल M, वो है 10 kg। ठीक है, ये दोनों का मास आ गया, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी आई। पीछे से एक अंकल आते हैं और वो इसको इस डायरेक्शन में, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में उसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं पीछे से। उस फोर्स लगाने से क्या होता है? इसकी वेलोसिटी बढ़ के 10 से 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है, तो अब हमें पूछा गया है कि इसकी अंकल ने इसके ऊपर कितना वर्क किया, वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है वर्क डन? काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है माइनस काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ इंटू में m इंटू वी स्क्वेयर, और ये हो जाएगा हाफ इंटू m इंटू यू स्क्वेयर, यानी कि हाफ इंटू m यानी कि टोटल मास इस सिस्टम का, जिस सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ है, यानी कि 20 + 1 10 कितना हो जाएगा? 30 kg इंटू में वेलोसिटी कितनी है इसकी? फाइनल वेलोसिटी 20, यानी कि 20 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस हाफ इंटू मास कितना है? 30 इंटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? हाफ इंटू 30, यहाँ पे भी हाफ इंटू 30 यानी कि 15, तो 15 को कॉमन ले लेते हैं हम। ये यहाँ से कितना आ जाएगा? 400 माइनस ये कितना आ जाएगा? 100, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 300, यानी कि 4500 जूल। ये आ जाएगा आपका आंसर,
यानी कि कितना वर्क किया इन्होंने, 4500 जूल। क्लियर है। अब ये जो हमने न्यूमेरिकल किया था, यहाँ पे हमने एक फ्रिक्शनलेस सरफेस लिया था, यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं था। अगर फ्रिक्शन रोल में आती है तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट इक्वेशन फॉलो नहीं होती, तब हम फ्रिक्शन का फैक्टर भी इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल्स थे इस क्लास में, मतलब आपके बेसिक लेवल पे ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, कोई इतना टफ न्यूमेरिकल यहाँ से क्रिएट नहीं होते हैं। क्लियर है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल समझ में आया है। आगे आने वाली क्लासेस में हम शुरू करेंगे पोटेंशियल एनर्जी से। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।